नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके जी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। तो पहली न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम मैपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर से रिलेटेड। हाल फिलहाल में देखा जाए इस बीमारी के इलाज के लिए कुछ रिसर्च चल रही है जिसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। इसी की यहाँ पर हम विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ MSUD शॉर्टकट में जिसको बोला जाता है, इसके लिए एक नई जीन थेरेपी को इजाद किया गया है। सबसे पहले तो हमें जीन को समझना होगा कि आखिर जीन क्या होता है। जीन हमारे शरीर के लिए एक तरह से निर्देश देने वाली चीज़ें होती हैं। ये हमें निर्देश देते हैं, किस प्रकार के निर्देश देते हैं कि हमारा शरीर कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा। ये हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब आप इसको एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कैसे करके बनेगी। यही चीज़ हमारी बॉडी में जीन्स से पता चलती है। वहीं यदि हम बात कर लें कोशिका के भीतर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जीन क्रोमोसोम नामक धागे जैसी संरचनाओं पर होते हैं। क्रोमोसोम हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। अब चूंकि क्रोमोसोम माता पिता से हमको मिले हैं, इसलिए बहुत सारे गुण हमारे माँ बाप से मिलते जुलते रहते हैं। अब यदि हम बात करें जीन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे बालों का रंग, आँख का रंग, लंबाई और अदर जो विशेषताएं हैं उनको निर्धारित करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हमें कुछ बीमारी होंगी या नहीं होंगी। जीन का निर्माण प्रोटीन से होता है जो हमारे लिए, हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम चलते हैं साइंस वाली न्यूज़ के हिस्से की तरफ। तो हाल फिलहाल में देखा जाए वैज्ञानिकों ने मैपल सिरप यूरिन डिसीज नामक एक गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए नई जीन थेरेपी डेवलप्ड की है। सबसे पहले इसका प्रयोग हम करे थे काऊ काफ में नवजात बछड़े के ऊपर, ठीक है। तो उस बछड़े को भी ये बीमारी थी। अब जब हम ये थेरेपी उस बछड़े को दिए हैं, काऊ काफ को दिए हैं ना, तो वो स्वस्थ भी हो गया है। इस सफलता से मैपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर डिसीज से पीड़ित मरीजों के लिए हमने एक रास्ता खोल दिए हैं कि नहीं, इनका इलाज हो सकता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मैपल सिरप यूरिन डिसीज आखिर होता क्या है। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो 3 प्रमुख जीनों, उनका नाम यहाँ पर बताया गया है, BCK-DHA, BCK-DHB और DBT में म्यूटेशन की वजह से होता है। मतलब इनमें परिवर्तन हो रहा है, इसी की वजह से ये बीमारी हमको देखने को मिलती है। ये जीन ब्रांच चेन अल्फा केटो एसिड डिहाइड्रोजीन्स मतलब BCKDH एंजाइम कॉम्प्लेक्स के निर्माण में मदद करते हैं। ये तीनों अमीनो एसिड को तोड़ने का काम करते हैं। अमीनो एसिड में क्या क्या जाता है, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन और वेलाइन। BCKHD की अनुपस्थिति यदि हो गई तो ये अमीनो एसिड और उनके उप उत्पाद शरीर में खतरनाक लेवल तक जमा होते जाते हैं। मतलब BCKDH की अवेलेबिलिटी यदि नहीं होगी तो ये सारे जो अमीनो एसिड हैं ये जमा होने चालू हो जाते हैं। इससे ब्रेन डैमेज हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज उत्पन्न हो जाते हैं। इस बीमारी का नाम मैपल सिरप यूरिन इसलिए रखे हैं क्योंकि इस बीमारी से प्रभावित लोगों के यूरिन में मैपल सिरप जैसी मीठी गंध आती है। इसके ट्रेडिशनल इलाज की यदि हम बात करें कि आखिर MSUD का ट्रेडिशनल इलाज है क्या, जैसे कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है तो लो प्रोटीन डाइट देते हैं मरीजों को। ऐसे मरीजों को जीवन भर बहुत कम प्रोटीन वाला आहार लेना पड़ता है। ज़्यादा यदि आपने खाए तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, कोमा जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन होता है कि हम लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट ही इस बीमारी का परमानेंट इलाज माना जाता है। लीवर प्रत्यारोपण के बाद
BCKDH एंजाइम का उत्पादन होने लगता है, जिससे बीमारी के लक्षण नियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट कराना हर किसी के बस की बात नहीं है, एक्सपेंसिव है और रिस्की भी है, और सब लोगों के लिए ये संभव भी नहीं हो पाता। अब जो न्यू जीन थेरेपी हम लेके आए हैं, ये कैसे करके काम करती है? हाउ डज द न्यू जीन थेरेपी वर्क? वैज्ञानिक लोगों ने जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी डेवलप करी है, जिसमें एडिनो एसोसिएटेड वायरल वेक्टर का उपयोग करके फंक्शनल जीन शरीर में पहुंचाए जाते हैं। सही जीन को बॉडी में एंटर कराया गया है। ये थेरेपी BCKDHA, BCKDHB जीन की कार्यशील मतलब फंक्शनल कॉपीज को शरीर में भेजता है। इन्हीं चीज़ की तो हमारी बॉडी में ज़रूरत है, इन्हीं को हम इसके माध्यम से भेज रहे हैं। इससे जो BCKDH एंजाइम है ना, ये हमारी बॉडी में फिर से बनना चालू हो जाते हैं। ये थेरेपी नॉकआउट सेल्स, मतलब जहाँ पर BCKDH है ही नहीं, और जो वाइल्ड टाइप माइस होते हैं ना, इनमें सुरक्षित पाई गई है। मतलब BCKDHA, BCKDHB की कमी जिन चूहों में थी, उनको जब हम ये थेरेपी दिए थे तो जन्म के बाद मृत्यु को रोकने में ये थेरेपी सफल रही है। इसके बाद काऊ काफ पर इसका प्रयोग किया गया था। गाय के बछड़े में इसका प्रयोग किया गया। वैज्ञानिकों ने एक फार्म का दौरा किया जहां कुछ नवजात बछड़े क्लासिक MSUD बीमारी से मर चुके थे। एक बीमार नवजात बछड़े को जीन थेरेपी का एक डोज दिया गया, जिसमें बोवाइन जीन्स मतलब गाय के जीन्स हम शामिल किए थे। अगले 2 साल में बछड़ा सामान्य रूप से बढ़ा, उच्च प्रोटीन वाला आहार भी लेने में सक्षम रहा। मतलब इसका मतलब यही हो गया है कि हम इस थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। वैज्ञानिकों की टीम अब इस थेरेपी के लंबे समय तक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के ऊपर अध्ययन करेगी, जैसे कि हमारे दिमाग में BCKDH एंजाइम के लेवल को उन्हें समझना पड़ेगा। इसके बाद इस बीमारी से ग्रसित लोगों के कॉग्निटिव और बिहेवियरल लाभों का वो अध्ययन करेगी। इसके साथ ही साथ इसका जो है ना, अब ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया जाएगा, तब जाकर के और भी ये बीमारी का हम सक्सेसफुल तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। अगली जो साइंस वाली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली जो नॉर्दर्न इंडिया है, इसके अलावा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इस एरिया में एयर पॉल्यूशन का यहाँ पर अध्ययन किया गया है और बताया जाता है कि किस प्रकार से ये वाला जो रीजन रहा है, पार्टिकुलरली यदि हम नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लें, ठीक है, इस एरिया में किस प्रकार से ज़्यादा पॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है। ये लेख नॉर्दर्न इंडिया विशेष रूप से इंडो गैंगेटिक प्लेन में PM2.5 के स्रोत और उसके हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसमें डिटेल के रूप में अध्ययन किया गया है। ये अध्ययन को नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित किया गया था और PM2.5 कंपोजिशन एंड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल की ये जांच करता है। अब हम समझते हैं कि PM2.5 क्या होता है और हेल्थ के ऊपर इसका कितना असर पड़ता है। PM2.5 बहुत छोटे छोटे कण रहते हैं, जिनको पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बोला जा रहा है। मतलब इनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ये एयर पॉल्यूशन का एक बहुत ही खतरनाक घटक होता है, क्योंकि ये आसानी से हमारे फेफड़े में एंटर कर जाता है। हार्ट और श्वास से रिलेटेड, ब्रीथ से रिलेटेड डिसीज़ को ये बढ़ावा देता है। ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल PM2.5 का एक गुण है, जो बताता है कि ये शरीर की कोशिकाओं में कितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न कर पाएगा। मतलब PM2.5 का ही एक गुण है ये ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, जो बता रहा है कि ये हमारी शरीर की कोशिकाओं में कितना ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करेगा। इससे क्या होगा? इससे सूजन होती, इन्फ्लेमेशन।
इसके अलावा डीएनए डैमेज होता है और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इस अध्ययन में 5 स्थानों से PM2.5 के सैंपल इकट्ठे करे गए थे। मतलब पार्टिकुलरली जो पॉल्यूशन वाला एरिया है वहाँ से पूरे सैंपल उठाए गए हैं। अर्बन सेक्टर, रोड साइड लोकेशन, रूरल पेरीफेरी, इंडस्ट्रियल पेरीफेरी एंड सबरूबन साइट, मतलब उपनगरीय क्षेत्र कानपुर को भी इसमें शामिल किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, सड़क के किनारे वाला एरिया है, शहरी क्षेत्र है, ये सारी जगह में इसका अध्ययन किया गया है। अब पता लगाया गया कि कहाँ कहाँ से PM2.5 निकल रहा है और क्या उसकी केमिकल संरचना है। अध्ययन से ये पता चला है कि दिल्ली में PM2.5 मुख्य रूप से अमोनियम क्लोराइड और ऑर्गेनिक एरोसेल से बन रहा है। मतलब वाहनों से निकलने वाला धुआं, घरेलू हीटिंग, रेसिडेंशियल हीटिंग, जीवाश्म ईंधन से ये उत्पन्न हो रहा है। वहीं यदि हम बात कर लें दिल्ली के बाहर के क्षेत्र, मतलब ग्रामीण और इंडस्ट्री भी इसमें आ जाती है, तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, बायोमास बर्निंग, ठीक है, डेराइव्ड ऑर्गेनिक एरोसॉल यहाँ पर ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं। यह मुख्य रूप से बायोमास और क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग के कारण हमको देखने को मिल रहा है PM2.5 का उत्सर्जन। वहीं यदि हम बात कर लें हाइड्रोकार्बन लाइक ऑर्गेनिक एरोसॉल, शॉर्टकट में इसको HOA बोला जाता है, तो जो हाइड्रोकार्बन लाइक ऑर्गेनिक एरोसॉल कण होते हैं ना, ये ऐसे कण हैं जो कि वाहनों के टेल पाइप एमिशन से ताज़ा निकलते हैं। मतलब वही हो गया ना, जो आप मोटरसाइकिल में जो धुआं फेंकता है, ये कण किसी भी मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाते हैं, लेकिन वार्म सीजन में कुल कार्बनिक एरोसॉल में ट्रैफिक का योगदान 40% तक बढ़ जाता है। कब? वार्म सीजन में। हम किन की बात कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन लाइक ऑर्गेनिक एरोसॉल की, जो कि वाहनों से सीधे सीधे निकल रहे हैं। अब ठंडी के मौसम में भी अध्ययन किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि गाय के गोबर के जो कंडे जलाए जाते हैं, सर्दियों में घरेलू हीटिंग और खाना पकाने के लिए जलाए जाने वाले ईंधन से PM2.5 की सांद्रता रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंड में कोल्ड सीजन प्राइमरी ऑर्गेनिक एरोसॉल की मात्रा गर्मी की तुलना में 10 गुना ज़्यादा रहती है। कोल्ड सीजन ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिक एयरसॉल की यदि हम बात करें तो दिल्ली के अंदर वैक्यूलर एग्जॉस्ट और कुकिंग इमिशन से प्रभावित होते हैं। दिल्ली के बाहर ये मुख्य रूप से बायोमास जलने से बन रहे हैं। मतलब हम किन की बात किए हैं? पार्टिकुलरली कोल्ड सीजन प्राइमरी ऑर्गेनिक एरोसॉल। ऑर्गेनिक बोल रहे हैं मतलब गाय के गोबर के कंडे को जलाने से बोला जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारत अन्य देशों से कितना पिछड़ा हुआ है। मतलब हमारे देश में ही क्या इसका लेवल ज़्यादा है? देखिए, भारतीय शहरों में PM2.5 का ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा है। मतलब चीन और यूरोपियन शहरों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये है भारतीय शहरों में PM2.5 का स्वास्थ्य पर प्रभाव अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, जैसे कि जो इनकम्प्लीट कंबंसन हो रहा है, ठीक है, जो पूरी तरह से जिसका जलन नहीं हुआ है, धुआं फेंक रहा है, इनकम्प्लीट कंबंसन को कम करना है। वाहन प्रदूषण, घरेलू हीटिंग, बायोमास जलाने के प्रभावी नियंत्रण अपनाना पड़ेगा। साथ ही साथ लोकल एमिशन सोर्स पर नियंत्रण करके PM2.5 प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। साइंस वाला जो अगला आर्टिकल है, इसके अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली 2 राज्यों की। एक है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। शुरू में हम चर्चा करेंगे कि भाई गुजरात में किस प्रकार से जीका वायरस के मामले छिपाए जाते हैं। जीका वायरस के मामले छिपाए जाने से, और यदि हम वर्ल्ड लेवल पर इसको उजागर नहीं करते हैं, WHO को हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेट देते हैं, तो दूसरी जगह भी इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि गुजरात के लोग यदि कहीं दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो अपने साथ में ये बीमारी को भी लेके जाएंगे।
इसलिए किसी भी बीमारी की टाइम में सूचना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सेकंड वाला हमारा जो मामला रहेगा वो है महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ की जो गेहूँ है पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो दी जा रही थी, इसमें हाई लेवल पर सेलेनियम हमको देखने को मिला था, जिससे क्या हुआ, लोगों में बाल झड़ने की समस्याएं हमको देखने को मिली थी। तो इनकी ही चर्चा आज यहाँ पर होने वाली है। हाल फिलहाल में देखा जाए नवंबर 2016 से फरवरी 2017 के बीच गुजरात में 3 जीका वायरस के मामले दर्ज किए गए थे। ठीक है, कितने मामले? 3 जीका वायरस के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन सरकार ने इन मामलों को सार्वजनिक नहीं किया था। मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने 15 मई 2017 को WHO को सूचित किया। WHO ने 26 मई 2017 को इस प्रकोप की घोषणा करी। इससे पता चलता है कि सरकार ने काफ़ी देर तक ये जानकारी को दबाए रखा था। सेकंड वाली जो बात आ जाती है, ये वाली जो न्यूज़ है ना साइंस की, सेकंड वाली इसी में है, वो है महाराष्ट्र में सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा देखी गई। किसमें? गेहूं में। पीडीएस के माध्यम से जो लोग ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं, अब सेलेनियम का स्तर बढ़ने से अचानक से लोगों के बाल झड़ने चालू हो गए थे। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सेगांव तालुका में 18 गांवों के 300 से भी ज़्यादा लोगों में अचानक बाल झड़ने के मामले सामने आए। इसकी जांच के लिए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की एक टीम ने 14 से 17 जनवरी के बीच 3 गांवों का दौरा किया था और प्रभावित तथा जो लोग अप्रभावित हैं उनके खून का, बाल का, गेहूं, चावल, पानी, मिट्टी के नमूने इकट्ठे करें। जांच से पता चला कि ब्लड में सेलेनियम का लेवल बढ़ गया है। मतलब प्रभावित लोगों के खून में सेलेनियम की मात्रा 31 गुना ज़्यादा पाई गई। गेहूं में सेलेनियम का क्या लेवल रहा? जहाँ जहाँ ये लोग जांच किए थे, पीडीएस की राशन की दुकान गए, गेहूं का सैंपल लिए, इसमें 2 से 8 गुना अधिक सेलेनियम पाया गया। पानी और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच करी गई तो यहाँ पर हमें कोई भी विषाक्त धातु देखने को नहीं मिली थी। ICMR और एम्स ने स्वतंत्र रूप से जांच किया है। ठीक है, डॉक्टर हेमंतराव बावस्कर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायगढ़, इनकी स्वतंत्र जांच में भी यही निष्कर्ष निकला था कि उच्च सेलेनियम लेवल बढ़ गया है, जिसके कारण बाल झड़ रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट की बात करें, ICMR और एम्स की टीम ने 28 जनवरी 2025 को रिपोर्ट में ये निष्कर्ष निकाला है कि पीडीएस गेहूं में सेलेनियम हाई लेवल तक पहुंच गया। इसी से अचानक बाल झड़ने चालू हो गए थे। बात कर लेते हैं सेलेनोसिस की। सेलेनोसिस आखिर होता क्या है? सेलेनियम की अधिक मात्रा शरीर में टॉक्सिटी पैदा कर देती है, जिससे सेलेनोसिस कहा जाता है। इसके लक्षणों में बाल का झड़ना, नाखूनों का कमज़ोर होना, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बाल ही अकेले झड़ें, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हो सकती हैं। 2016 और 2004 की रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो 16 में क्या हुआ, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की एक रिपोर्ट ने बोला कि 2 परिवारों के 15 व्यक्तियों में अत्यधिक सेलेनियम विषाक्तता देखी गई थी। वहाँ के गेहूं में सेलेनियम की मात्रा 250 गुना ज़्यादा थी। सोचिए कितने गुना? 250 गुना। 2004 डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पंजाब के होशियारपुर और नवाशहर जिलों में कृषि भूमि में सेलेनियम की विषाक्तता पाई गई। फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन की यदि हम बात करें तो पीडीएस के पूरे सप्लाई चेन की जांच करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि आगे से उच्च सेलेनियम युक्त गेहूं बांटा ही ना जाए, लेकिन ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं होगी। संभावित प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त नमूने हमको लेना चाहिए। सरकार को ट्रांसपेरेंसी बरतना पड़ेगा। इस तरह की स्वास्थ्य आपदाओं को जल्द से जल्द सार्वजनिक करना चाहिए तथा इसका सॉल्यूशन निकल सके। अगली न्यूज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली न्यूज़ में बताया जाता है कि लो एंड
मिडिल इनकम कंट्रीज फेस करेंगे हायर डेथ रेट्स फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर से। मतलब गरीब देश ही ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि वेल्दियर नेशंस के पास में इसका इलाज है, ठीक है, अच्छी अच्छी टेक्निक है, लेकिन गरीब देशों के पास में ये सारी सुविधाएं नहीं होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर से यहाँ पर ज़्यादा डेथें हमको देखने को मिलने वाली हैं। स्तन कैंसर की यदि हम बात करें तो महिलाओं में सबसे आम कैंसरों में से एक माना जाता है। भारत में ये एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। स्तन कैंसर के मुख्य पहलू की यदि हम बात करें तो इसके कुछ अनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि BRCA1 और BRCA2 जीन में चेंजेस आ जाना, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाना, मोटापा, शराब का सेवन, धूम्रपान और एज भी इसको प्रभावित करती है, ठीक है। वहीं यदि हम बात कर लें इसके लक्षणों की, तो इससे क्या हो जाता है, स्तन की जो गांठ रहती है ना, उसमें सूजन आ जाना, स्तन के आकार या फिर रंग में परिवर्तन होना, निप्पल से स्त्राव होना, त्वचा में बदलाव जैसे कि डिम्पल या फिर सिकुड़न। वहीं यदि हम इसके निदान की बात कर लेते हैं कि क्या इसका इलाज हो सकता है, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी के माध्यम से हम कहना चाहिए इसका पता लगाते हैं। उपचार के तौर पर देखा जाए तो सर्जरी कर सकते हैं, जैसे कि लम्पेक्टोमी या फिर मासेक्टोमी होती है, कीमोथेरेपी दिया जाता है, रेडियन थेरेपी दिया जाता है और हार्मोन थेरेपी। रोकथाम की यदि हम बात करें तो आपको बेटर हेल्थ लाइफ को अपनाना पड़ेगा, जैसे कि संतुलित आहार करना है, नियमित व्यायाम करना है, टाइम टाइम पर आपको स्क्रीनिंग करवाना है, साथ ही साथ आनुवांशिक परामर्श, मतलब ज़्यादातर जिनको ज़्यादा लग रहा है खतरा, उन लोगों के लिए बोला जाता है। न्यूज़ की यदि हम बात कर लें तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, ऐसी महिलाएं, ठीक है, जिनकी उम्र 50 के अंदर में है, पार्टिकुलरली लो इनकम कंट्रीज़ में, ये 4 गुना ज़्यादा इनमें खतरा रहता है डेथ का ब्रेस्ट कैंसर से देन दोज इन हाई इनकम कंट्रीज ऑन बेसिस ऑफ 2022 डाटा। 2022 का डाटा उठा करके देखा गया है, जिससे पता चला है कि 50 साल से कम उम्र वाली जो महिलाएं हैं, इनमें 4 गुना डेथ की खतरा है अमीर देशों की तुलना करें तो, ड्यू टू इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड चेंजिंग प्रिवलेंस ऑफ रिस्क breast cancer cases and deaths are predicted to risk over next 25 year। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना बढ़ते जा रही है एंड इसका जो प्रसार है वो भी बढ़ रहा है। इसी के चलते चलते हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 25 साल में इसका जो खतरा है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ऐसा इस स्टडी में पाया गया है। इस आर्टिकल में हम समझने वाले हैं एक्सट्रीम हीट और बायोलॉजिकल एज के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक नया स्टडी है जिसमें पाया गया है कि जिन इलाकों में एक्सट्रीम हीट के दिन ज़्यादा होते हैं, वहाँ रहने वाले लोगों में बायोलॉजिकल एज तेज़ी से बढ़ता है। बायोलॉजिकल एज आखिर होता क्या है? बायोलॉजिकल एज का मतलब होता है आपका शरीर अंदर से कितनी उम्र को फील कर रहा है। ये आपकी असली उम्र से अलग हो सकता है, जो आपकी मार्कशीट में है उससे अलग होता है। मतलब इसमें हम हमारी बॉडी को सेल लेवल पर नापते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी एक्चुअल एज को, आपकी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स को, एंड ये मेजर्स करता है कि कैसे करके हमारी जो बॉडी की सेल है वो फंक्शनिंग कर रही हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मैनी ईयर्स यू हैव लाइव्ड। अब हम बात कर लेते हैं, फिर से न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ जीवन शैली, तनाव, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में रहता है ना, तो उसकी बायोलॉजिकल एज बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल और सही खान पान अपनाते हैं तो इससे आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो धीमी हो जाती है। स्टडी में पाया गया है कि 3600 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसमें भाग लिए थे। उम्र इनकी 56 थी या फिर उससे ज़्यादा थी।
इन प्रतिभागियों का डेटा पूरे यूएस से लिया गया। अत्यधिक गर्मी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की बायोलॉजिकल एज तेजी से बढ़ती पाई गई। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों के खून के सैंपल लिए और उनका विश्लेषण किया था। बोला जाता है कि यदि ज़्यादा गर्मी के संपर्क में लोग आते हैं तो इससे डीएनए मैथिलेशन में बदलाव आता है, जिससे तेजी के साथ में बुढ़ापा आने के संकेत मिलते हैं। अध्ययन जो किया गया है इसका आखिर महत्व क्या है? ठीक है, डीएनए मैथिलेशन की यदि हम बात करें, वो प्रक्रिया जिसमें कुछ जीन ऑन या ऑफ हो जाते हैं, मतलब कुछ जीन काम करना बंद कर दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इससे बुढ़ापा तेजी के साथ में आता है। ये प्रक्रिया उम्र बढ़ने, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से प्रभावित होती है। बोला जाता है कि ज़्यादा गर्मी के संपर्क में जब लोग आए तो डीएनए मैथिलेशन चालू हो गया, जिससे तेजी से बुढ़ापा आने लगा था। इस अध्ययन का आखिर महत्व क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ सकता है। गर्मी से होने वाले प्रभाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर पर भी होता है। हेल्थ पॉलिसीज और अर्बन प्लानिंग करके, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में हमें रखना जरूरी, ताकि लोगों को गर्मी से हम बचा सकें, नहीं तो लोग तेजी के साथ में बूढ़े होते जाएंगे। साइंस वाली इस न्यूज़ में हम जानेंगे कि कैसे करके यदि हमारे पास में पहले से ही कोई प्रतिरक्षा प्रणाली मौजूद है, हमारी बॉडी में यदि पहले से ही इम्यून सिस्टम डाल दिया जाता है, तो आने वाली किसी बीमारी से बेटर तरीके से हम लड़ सकते हैं। इसमें बोला जाता है कि H1N1 फ्लू से पहले की इम्यूनिटी और H5N1 बर्ड फ्लू के गंभीर प्रभावों में कमी होती है। मतलब H1N1 यदि का वैक्सीन यदि मुझे दिया गया है, ठीक है, तो आगे यदि H5N1 बीमारी आती है ना, तो मेरे ऊपर उतना असर नहीं करेगी। ये अध्ययन ऐसा बोलता है। नया अध्ययन बोलता है कि जो सीजनल H1N1 फ्लू के खिलाफ पहले से यदि प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी आपके अंदर मौजूद है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिका में H5N1 बर्ड फ्लू के ज़्यादातर मामले घातक परिणाम नहीं लेकर के आए थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पहली से इम्यूनिटी दे दी गई है लोगों से। इसमें बोला जाता है कि प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी मतलब पहले से मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि दे दी जाती है तो H5N1 का संक्रमण इन्फेक्शन सीवियरिटी कम हो जाती है। फेरेट्स के ऊपर ये अध्ययन किया गया था। जो फेरेट्स पहले से H5N1 फ्लू से संक्रमित हो चुके थे ना, उन्हें H5N1 बर्ड फ्लू से ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं हुई थी और वो लोग बच गए थे। लेकिन यदि किसी फेरेट्स को, किसी जानवर को जो कि कभी फ्लू से संक्रमित नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनमें H5N1 का संक्रमण ज़्यादा गंभीर था और मृत्यु की संभावना तक हमको देखने को मिली थी। वहीं यदि हम बात कर लें इस अध्ययन का आखिर महत्व क्या है, इंसानों में भी यही पैटर्न लागू होता है। तो पहले H5N1 से संक्रमित या टीका लगाए हुए लोग H5N1 बर्ड फ्लू के गंभीर प्रभावों से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो सीजनल फ्लू वैक्सीनेशन होता है इनडायरेक्ट तरीके से बर्ड फ्लू के खिलाफ भी हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नए जो इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च किए गए हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट किए गए हैं, इन सारी चीज़ों में इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है। एक न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली दिल्ली जैसे एरिया में, उसके आसपास वाले एरिया में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किए गए थे। अब हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी जिसमें बोला जा रहा है, आपको जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो कि हिट हुए हैं GRAP ग्रैप के अंतर्गत आपने जो कदम उठाए थे ना, उससे बहुत सारे कामकाज आपने बंद करवा दिए कंस्ट्रक्शन मजदूरों के। अब बेचारे वो लोग कहाँ जाएंगे, बेरोजगार होकर के बैठ गए हैं, तो उनको आप क्षतिपूर्ति प्रोवाइड करिए, कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये काफ़ी बेटर कदम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने
दिशा निर्देश जारी किए हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान की गवर्नमेंट को कि आप कंपनसेशन प्रोवाइड करिए कंस्ट्रक्शन वर्कर को जहां कहीं भी उनकी जो एक्टिविटी है वो क्लोज हुई थी। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान्स के चलते चलते दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान का एरिया इसमें आ जाता है। उनका कहना है कि भाई देखिए, कंपनसेशन प्रोवाइड आपको करना ही पड़ेगा अफेक्टेड वर्कर्स को, ठीक है, यूजिंग फंड्स कलेक्टेड एज लेबर सेस। आपने लेबर सेस के तौर पर जो लोगों से टैक्स वसूले है ना, वो पैसा आपको देना पड़ेगा। एंटी पॉल्यूशन मेजर्स ग्रैब के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किए गए थे बेस्ड ऑन एवरेज एयर क्वालिटी दिल्ली एनसीआर रीजन में। मतलब 2024 और 25 की बात करें, ये दोनों ही साल काफ़ी कंसर्न वाले रहे हैं। हमने इशू किए हैं डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कंपनसेशन प्रोवाइड करिए। हमने ये क्लियर कर दिया है कि जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ क्लोज हुई थी ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेप मेजर, कंपनसेशन शैल बी पेड टू अफेक्टेड वर्कर्स इन टर्म ऑफ डायरेक्शन इशूड बाय दिस कोर्ट 24 नवंबर 2021। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, कोर्ट ने पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट की खिंचाई करी थी कि आपने क्यों आखिर फुल सब्सटेंस अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जो कि बिना काम करे ही घर लौट चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने कर्ब्स इम्पोज कर दिया था दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट वाज डायरेक्टेड टू कन्वेन ए मीटिंग ऑफ वर्कर्स यूनियन टू इंश्योर देयर रजिस्ट्रेशन। एंड दिल्ली को बोला था, दिल्ली की सरकार को, कि आप उनके यूनियनों से बात करो, ठीक है, एंड उनका रजिस्ट्रेशन को आपको इंश्योर करना है। इसी प्रकार के जो डायरेक्शन है वो पास किए गए थे राजस्थान के लिए, जहां पर दो जो ज़िले हैं भरतपुर एंड अलवर, जो कि एनसीआर रीजन में आते हैं, बिसाइड्स 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी टू कन्वेन ए मीटिंग ऑफ वर्कर। मतलब कितने कितने ज़िले इसमें शामिल हैं वो सब बताया जाता है। ग्रेडेड एक्शंस प्लान्स की यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 2017 से चालू हुई थी। इसको लागू किया था EPCA ने, मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ग्रैप क्या काम करता है? ग्रैप कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है उसके हिसाब से बताता है कि भाई हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जैसे कि निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण करिए, ट्रैफिक पुलिस की निगरानी बढ़ाओ, डीजल जनरेटर बैन कर दो, पार्किंग शुल्क बढ़ा दो, सार्वजनिक वाहन को बढ़ावा दो, निर्माण काम में प्रतिबंध लगा दो, लकड़ी, कोयला, चूल्हा सब बैन, ट्रकों की एंट्री बैन, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी रोक, स्कूल बंद। ये प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए ये सारे कदम उठाए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी से हम लोग बना चुके हैं, तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं।